नमस्कार विद्यार्थियों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी पाइज एजुकेशन पर। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए नया वीडियो। जो सीरीज हमारी चल रही थी 12th NCERT बायोलॉजी को हम अच्छे से पढ़ रहे थे इन डिटेल और नोट्स बना रहे थे, पूरा डिटेल के साथ उसे समझ रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू किया है। हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन के बेसिक्स देख लिए थे। फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया था। फिर हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। आज हम देखेंगे गैमेटोजेनेसिस। आज का हमारा टॉपिक रहेगा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस देखेंगे और ooजेनेसिस देखेंगे। बहुत से विद्यार्थियों को ये जो टॉपिक है ये डिफिकल्ट लगते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। आपको जहां जहां डिफिकल्टीज लगती हैं आप पीछे के वीडियोस देखिए, पूरा का पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। कहीं कुछ बाकी नहीं रहेगा, कहीं और जाने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन डिटेल नोट्स के साथ आपको वीडियो दिए जा रहे हैं, तो उन पर आप जाइए, वी पाइज एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए और पीछे के वीडियोज देखिए। तो अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा वीडियो गैमेटोजेनेसिस टॉपिक रहने वाला है। गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हम स्पर्मेटोजेनेसिस और ooजेनेसिस को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं गैमेटोजेनेसिस। सबसे पहले हम डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि गैमेटोजेनेसिस है क्या, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन अगर हम देखें तो गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स प्रोड्यूस गैमीट्स। गैमीट्स लाइक स्पर्म एंड ओवा। तो यही इसकी डेफिनेशन है। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल प्रोड्यूस गैमीट्स, स्पर्म एंड ओवा। ये है गैमेटोजेनेसिस। अर्थात हम देखें नर में, नर हो चाहे मादा हो, प्राथमिक लैंगिक अंग जो हैं, जैसे नर में वृषण होते हैं और मादा में अंडाशय होते हैं, वे युग्मकों का निर्माण करते हैं। यही प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है, गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है भैया इसकी। अब हम देखें अगर गैमेटोजेनेसिस को, तो मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल में होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फीमेल में ooजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ooजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन एवं अंड जनन। इनको हम डिटेल से समझेंगे। शुक्राणु जनन और अंड जनन को डिटेल से समझेंगे। किस तरह से युग्मकों का निर्माण होता है, कौन कौन सा अंग भाग लेता है, किस तरह हार्मोन उत्सर्जित होते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया, इसको अच्छे से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस से। सबसे पहले हम स्पर्मेटोजेनेसिस से शुरू करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन या इसे शुक्र जनन भी कह दिया जाता है, शुक्र जनन भी इसको कह देते हैं। ठीक है, इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहली बात, पॉइंट वाइज हम पढ़ने वाले हैं, तो एक एक पॉइंट पर आपको फोकस करना है। सबसे पहली बात, स्टार्ट कब होता है। सबसे पहली बात, स्टार्ट कब होगा। ठीक है, तो स्टार्ट होगा एट प्यूबर्टी, यानी जब यौवनावस्था शुरू होगी, यौवनारंभ आएगा, तब ये प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, एट प्यूबर्टी शुरू होता है। समझ में आई बात। पूरी प्रक्रिया होगी कैसे, ध्यान देना, पूरी प्रक्रिया को हम समझते हैं कि प्रक्रिया कैसे होगी। देखो, कुछ सेल होती हैं स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया, जिनका एनसीईआरटी ने सिंगुलर फॉर्म दे रखा है, सिंगुलर फॉर्म दे रखा है स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है, समझ में आई बात। ये क्या है, ये एक्चुअल में है क्या, ये इमेच्योर मेल जर्म सेल है, मेल जर्म सेल इन टेस्टिस, इन टेस्टिस।
यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, इनका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, 46 क्रोमोसोम है। ये होंगी कहाँ, ये होंगी, ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, ध्यान देना इस बात का। ये प्रेजेंट होंगी, प्रेजेंट ऑन द इनसाइड वॉल ऑफ सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ऑफ सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सोमनिफेरस ट्यूब्यूल्स की जो इनसाइड वॉल होती है उनमें ये सेल होती हैं, ध्यान रखना, ठीक है। समझ में आई बात। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेंगी, डिवीजन स्टार्ट करेंगे। डिवीजन कौन सा, सबसे पहले माइटोसिस होगा, ध्यान देना इस बात का। सबसे पहले कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा, ध्यान रखना इस बात। तो स्पर्मेटोगोनिया जो है, स्पर्मेटोगोनिया में साथ साथ इनका प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, इन स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, माइटोसिस। अब माइटोसिस होगा तो इनकी नंबर इंक्रीज होगी, सीधी सी बात है, ठीक है। माइटोसिस होगा तो उससे क्या होगा, इनकी नंबर इंक्रीज होगी। इनमें से कुछ सेल जिनको बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। इनकी हम बात करें प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की, तो प्लॉइडी लेवल हम देखेंगे, ये भी डिप्लॉइड होंगी। नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होंगे, क्योंकि ये माइटोसिस से फॉर्म हुई है, ठीक है। समझ में आई ना बात। ये किससे फॉर्म हुई है, माइटोसिस से। तो माइटोसिस से जो डॉटर सेल फॉर्म होती है उनका प्लॉइडी लेवल तो पेरेंटल सेल के सिमिलर होता है, तो इनका प्लॉइडी लेवल भी डिप्लॉइड और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 रहेंगे। अब इनमें होगा मियोसिस, ध्यान देना। मियोसिस आपको पता है 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस जो है वो 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट इज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस फर्स्ट जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। एंड मियोसिस सेकंड जो होता है वो माइटोसिस के सिमिलर होता है। मियोसिस फर्स्ट से 2 डॉटर सेल फॉर्म होती हैं, और दोनों की दोनों डॉटर सेल जो होंगी वो पेरेंटल सेल से उनका प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाएगा। यहां सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट, उससे डॉटर सेल फॉर्म होंगी, 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगी, इससे प्लॉइडी लेवल हो जाएगा हाफ, ठीक है। प्लॉइडी लेवल क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, यानी ये एन हो जाएंगी, ये क्या हो जाएंगी, एन। भाई डिप्लॉइड पेरेंट, यहां पर पेरेंटल सेल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, वो डिप्लॉइड थी 2n, तो डॉटर सेल जो फॉर्म हुई है वो क्या होंगी, हैप्लॉइड होंगी, एन होंगी, ठीक है, क्योंकि ये रिडक्शनल डिवीजन है। समझ में आई बात। और इनसे जो हैप्लॉइड डॉटर सेल फॉर्म हुई है, ठीक है, इनको हम बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है, ठीक है। इससे क्या फॉर्म होंगी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होंगी, देखो, ठीक है, आप नोट कर सकते हो। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड है। अब इनमें होगा मियोसिस सेकंड, इनमें मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड होगा, और मियोसिस सेकंड से 4 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे, 4 डॉटर सेल फॉर्म हो जाएंगे, ये 4 डॉटर सेल फॉर्म होंगे। प्लॉइडी लेवल इनका भी एन, एन, प्लॉइडी लेवल क्या रहेगा, इनका भी एन एन रहेगा, ठीक है। समझ में आई बात। इनको हम बोलेंगे स्पर्मेटिड्स, दीज आर कॉल्ड स्पर्मेटिड्स, इनको बोला जाएगा स्पर्मेटिड्स, जिन्हें हिंदी में कहेंगे शुक्राणु प्रसु,
शुक्राणु प्रसु, हिंदी में इन्हें शुक्राणु प्रसु कहेंगे। इनके प्लॉइडी लेवल की बात करोगे तो ये n होंगी, नंबर ऑफ क्रोमोजोम 23 होंगे, हाफ हो गए ना, क्रोमोजोम नंबर भी हाफ हो गए, 23 होंगे। ठीक है, समझ में आई बात। यहां पर एनसीईआरटी ने बाकायदा एक क्वेश्चन पूछ रखा है, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन द स्पर्मेटिड्स। यहाँ पर इनके नंबर ऑफ क्रोमोजोम पूछे हुए हैं, एनसीईआरटी ने पूछ रखा है। तो आप इन चीजों को हल्के में ना लें। प्लॉइडी लेवल जो भी सेल फॉर्म होती है, कौन से डिवीजन से फॉर्म हो रही है, और डॉटर सेल का प्लॉइडी लेवल और नंबर ऑफ क्रोमोजोम आपको ध्यान रखना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं करना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिप्लॉइड 46 क्रोमोजोम, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैप्लॉइड 23 क्रोमोजोम, स्पर्मेटिड्स हैप्लॉइड 23 क्रोमोजोम। क्लियर है। अब ये जो हैप्लॉइड स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए, ये राउंड शेपेड है, नॉन मोटाइल है, इमेच्योर है, ध्यान रखना। ये जो स्पर्मेटिड्स फॉर्म हुए हैं, मैं यहां लिख देता हूं, फिर हटूंगा तब आप नोट कर सकते हो। ये इमेच्योर है, राउंड शेपेड है, राउंड शेपेड, इमेच्योर, राउंड शेपेड। आप इन चीजों को नोट कर सकते हो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इमेच्योर, राउंड शेपेड। अब क्या होगा, अब होगा इनमें ट्रांसफॉर्मेशन। अब इन सेल का क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा भैया, ट्रांसफॉर्मेशन, इनका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन होगा। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ, इनमें टेल अटैच होगी और ये मोटाइल बनेंगे, मैच्योर होंगे, मोटाइल बनेंगे एंड मैच्योर होंगे, यानी इनसे फॉर्म होंगे स्पर्मेटोजोआ। क्या फॉर्म होंगे, स्पर्मेटोजोआ, ध्यान देना। और जोआ जो वर्ड है, जोआ वर्ड बायोलॉजी में, आप बायोलॉजी में इसको समझ सकते हो, बायोलॉजी की जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, अगर उन वर्ड्स को हम तोड़ के अच्छे से देखें तो हर वर्ड्स अपनी डेफिनेशन खुद ही बताता है। जोआ वर्ड जो है, जोआ मोटाइल या मूवेबल स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है, मतलब लाइक एनिमल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर जोआ वर्ड आ गया, इसका मतलब ये मोटाइल स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। समझ में आई बात। फंक्शनल है, स्पर्मेटोजोआ फॉर्म हुए, फंक्शनल, फंक्शनल है। ठीक है, इन्हीं को बोला जाता है स्पर्म्स, यही होंगे स्पर्म्स। ठीक है, इन्हीं को क्या कहेंगे, स्पर्म्स। समझ में आई बात। और इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस। इस प्रोसेस को, इस ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी प्रोसेस को स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे। ठीक है, इससे किसका, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आई बात। ठीक है, स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये जो स्पर्म फॉर्म हो रहे हैं, ये स्पर्म क्या है, यहां पर आप देखोगे एक डायग्राम के जरिए, एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, इस डायग्राम को आपके लिए, ये हैंड ड्रॉन डायग्राम है, आप भी सभी डायग्राम्स बनाने की प्रैक्टिस करो। मैं बार बार हर वीडियो में कहूंगा, कुछ चैप्टर बड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट है डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक ये सेकंड चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसका हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप अपने हाथों से बनाने की प्रैक्टिस करो इन डायग्राम्स। यहाँ पर देखो, आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये जो स्पर्म है, ये जो स्पर्म आपको दिख रहे हैं, ये स्पर्म इस तरह सर्टोली सेल में, सर्टोली सेल से अटैच रहते हैं। ठीक है, ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेते रहें और मैच्योर हो जाएं। यहाँ पर इस डायग्राम को अगर हम समझें तो यहाँ देखेंगे, ये है स्पर्मेटोगोनियम, ये स्पर्मेटोगोनियम है, ये सर्टोली सेल है। ठीक है, ये अभी जो हमने देखा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स हैं। इनसे फॉर्म क्या होते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होती हैं। अगर यहाँ पर हम डायग्राम में इसको समझें, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, इनका प्लॉइडी लेवल देखें तो डिप्लॉइड है, 2n है। ठीक है, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल अगर हम देखें तो वो n है, वो क्या है, n है, प्लॉइडी लेवल n है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का 2n है, ध्यान देना इस बात का। ठीक है, फिर इनसे किसका फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्मेटिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है। स्पर्मेटिड्स भी n है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23, इनमें 23,
इनमें 46। फिर स्पर्मेटोजोआ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम n, यानी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये मोटाइल हो गए हैं, फंक्शनल हो गए हैं n, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। ठीक है, ये पूरा डायग्राम है। इस तरह से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इस चैप्टर में अगली टर्म्स आती है स्पर्मिएशन। अगली टर्म आती है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या है? ठीक है, तो उसकी डेफिनेशन क्या दी है एनसीईआरटी ने? द रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म्स फ्रॉम, कहाँ से रिलीज होंगे? मैच्योर स्पर्म जो है वो रिलीज हो रहे हैं, कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, आफ्टर देयर heads have been embedded in सर्टोली सेल्स। अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया, और किस लिए? फॉर न्यूट्रिशन के लिए। अभी जो हमने डायग्राम देखा, दोबारा उसको देखते हैं। ये रहा, ये सर्टोली सेल है, ये सर्टोली सेल है। इन सर्टोली सेल में ये स्पर्म देखो एम्बेडेड है, किसके लिए? न्यूट्रिशन के लिए एम्बेडेड है। ये है सर्टोली सेल, ये सर्टोली सेल है, इनमें न्यूट्रिशन के लिए स्पर्म जो है वो एम्बेडेड होते हैं। ध्यान देना इस बात का, समझे? इस तरह से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है। अब अगर इस पूरी प्रोसेस को हम एक याद रखने के लिए कि कहीं भी कोई मिस्टेक ना हो, एक फ्लो चार्ट के रूप में देखना चाहें तो वो ये है पूरी प्रोसेस। ध्यान देना, यहाँ पर हम देखेंगे स्पर्मेटोगोनिया, हर का प्लॉइडी लेवल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। स्पर्मेटोगोनिया, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखाई दे। स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया, प्लॉइडी लेवल डिप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46 हैं। ध्यान देना इस बात का, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है। देन इनमें माइटोसिस होता है। देन इनमें क्या होता है? माइटोसिस होता है। ठीक है, और उस माइटोसिस से फॉर्म होते हैं स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, जिनका प्लॉइडी लेवल 2n, डिप्लॉइड, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। अब स्टार्ट होंगे मियोसिस। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो, अगर डिप्लॉइड पेरेंटल सेल है उसमें गैमीट फॉर्मेशन होना है तो मियोसिस के थ्रू होगा। ठीक है, इसको इन डिटेल हम जब 11th क्लास का सेल डिवीजन पढ़ेंगे उसमें इन डिटेल स्टडी करेंगे। अभी आप इतना ध्यान रखो, अगर कोई डिप्लॉइड पेरेंट है उसमें गैमीट फॉर्मेशन होना है तो मियोसिस के थ्रू ही होगा। तो यहाँ मियोसिस स्टार्ट होगा। मियोसिस 2 स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट इज कॉल्ड रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में प्लॉइडी लेवल एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां मियोसिस फर्स्ट कंडक्ट हुआ, उससे मैंने नंबर भी लिखा है। 2 सेल फॉर्म होंगी, 2 डॉटर सेल फॉर्म होंगी, उनको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, जिनका प्लॉइडी लेवल रहेगा n, हाफ हो गया यहां पर ध्यान रखना। सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल क्या है? 2n, डिप्लॉइड है, बट सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी लेवल n, हाफ हो गया है। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 रह गए। ठीक है, अब होगा मियोसिस सेकंड कंडक्ट होगा, उससे बनेंगे स्पर्मेटिड्स। क्या फॉर्म होंगे? स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे। ध्यान देना, प्लॉइडी लेवल n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। क्लियर है? अब होगा इनका ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, यानी नॉन फंक्शनल या नॉन मोटाइल से फंक्शनल स्पर्म में मॉडिफाइड होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। देन 4 सेल है, 4 सेल स्पर्मेटोजोआ,
इन्हीं को स्पर्म बोलेंगे। अब ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ कहला रहे हैं। प्लॉइडी लेवल n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। ये पूरा प्रोसेस फ्लो चार्ट में है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसे अच्छे से याद करो ताकि कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगी इस फ्लो चार्ट का। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आगे देखेंगे हम, कुछ पॉइंट्स पर और डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। सबसे पहली बात, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर स्टार्ट होता है, ये हम पहले ही देख चुके हैं। अब यहां पर एक चीज दी है, मेंशन की है, क्या एनसीईआरटी ने, स्टार्ट कैसे होता है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, मैं स्टार लगा रहा हूं इसके, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। स्टार्ट होता है ड्यू टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज of the secretion of GnRH। ठीक है, GnRH जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, उसके सीक्रेशन में इंक्रीज होने से ये प्रोसेस स्टार्ट होती है। ध्यान देना, समझ में आई बात। सबसे पहले तो यहां मैं फुल फॉर्म बता दूं, GnRH की फुल फॉर्म गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, जीएनआरएच की आप बात करोगे तो जीएनआरएच क्या है, जीएनआरएच इज ए हाइपोथैलेमिक हार्मोन। हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है भैया। ठीक है, समझ में आई बात। करता क्या है, ये क्या करता है, तो ध्यान रखना, जीएनआरएच क्या करेगा, जीएनआरएच स्टिमुलेट्स द एंटीरियर, ध्यान देना, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। ध्यान रखना, पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, अभी हम डायग्राम के जरिए उसको समझेंगे इन डिटेल। जो एंटीरियर पार्ट एक तो एक पोस्टीरियर पार्ट होता है, तो ये एंटीरियर पार्ट को एक्टिव करता है, स्टिमुलेट करता है, और किस लिए करता है, टू रिलीज LH एंड FSH, टू रिलीज LH एंड FSH। तो GnRH क्या करता है, GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड LH और FSH को रिलीज करे। LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो यहां पर बहुत से डाउट्स क्लियर हो रहे हैं हमारे, ध्यान रखना। समझ में आई बात आपके। सबसे पहली बात, LH और FSH जो है वो रिलीज कहां से होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से पार्ट से, एंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं। इनको रिलीज करने के लिए स्टिमुलेशन का काम कौन करता है, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन करता है। ध्यान रखना इस बात का। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्वेश्चन की फॉर्म में हमें एग्जाम में मिल जाते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, समझ में आई बात। चलो अब हम बात करें अगर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो ये देखो डायग्राम के जरिए, ये 3D डायग्राम के जरिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। पिट्यूटरी ग्लैंड पर आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत से हार्मोन रिलीज करती है, ध्यान देना इस बात का। बट अभी हमारे जो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग जो काम के हार्मोन हैं, उन पर हम डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले ये देखो, दो पार्ट हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट। अब हम एंटीरियर की बात करते हैं। सबसे पहले एंटीरियर देखो, पहला हार्मोन एंटीरियर रिलीज करेगी LH। कौन सा हार्मोन, LH। ध्यान देखना, पूरे नाम की बात करूं तो ल्यूटेनाइजिंग, फुल फॉर्म ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन।
ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है भैया, ध्यान देना इस बात का। कहाँ से रिलीज होता है? एंटीरियर पार्ट से रिलीज होता है, ठीक है, एंटीरियर पार्ट से रिलीज होता है। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है, इसका नेचर ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। ये कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दी हुई हैं, बट हमें जानना जरूरी होता है इन चीजों के बारे में। ग्लाइकोप्रोटीन इसका नेचर है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट की इसमें हम बात करें तो ये करता क्या, एलएच क्या करता है? तो एलएच स्टिमुलेट्स एंड्रोजन प्रोडक्शन, एंड्रोजन प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, प्रोडक्शन बाय गोनेड्स, बाय गोनेड्स। गोनेड्स एंड्रोजन प्रोडक्शन करें उस चीज को स्टिमुलेट करता है एलएच, ध्यान रखना। दूसरा हार्मोन आता है सेकंड हार्मोन एफएसएच, सेकंड हार्मोन यहां पर आता है एफएसएच, ठीक है। फुल फॉर्म की बात करोगे तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेचर की बात करोगे इसकी तो इसका नेचर भी होता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का होता है। इंपॉर्टेंट है फंक्शन, फंक्शन क्या है? ये गैमीट, गोनेड्स जो है वो गैमीट प्रोडक्शन करे उसको स्टिमुलेट करता है, तो स्टिमुलेट्स stimulates gametes production in gonads, गोनेड्स में गैमीट प्रोडक्शन हो उसको स्टिमुलेट करने का काम कौन करता है? एफएसएच करता है, ध्यान रखना। ये दूसरा हार्मोन हुआ। अब हम बात करें, मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो हार्मोन जो आपके काम के हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है, उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे, ध्यान देना इस बात का। तो थर्ड हार्मोन हमारा एंटीरियर पार्ट से ही रिलीज होता है, थर्ड हार्मोन हमारा एंटीरियर पार्ट से रिलीज होगा और उसका नाम है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इन शॉर्ट PRL बोलते हैं उसको, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ही रिलीज होता है, ठीक है। नेचर की बात करोगे, इसके नेचर की बात करोगे तो पेप्टाइड है इसका नेचर, पेप्टाइड इसका नेचर होता है। फंक्शन की बात करोगे तो ये क्या करता है? ये मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं उनको मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रमोट करता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं प्रमोट्स मिल्क प्रोडक्शन, promotes milk production from मेमोरी ग्लैंड्स, ठीक है। ये मेमोरी ग्लैंड से मिल्क प्रोडक्शन बढ़े उसके लिए प्रमोट करता है उनको, ध्यान देना इस बात का। तो ये इस चैप्टर से रिलेटेड तीन हार्मोन हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से रिलीज होते हैं। एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फंक्शन की आप बात करोगे तो क्या करता है? एंड्रोजन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, ताकि गोनेड्स जो वो एंड्रोजन रिलीज करें। सेकंड एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो गैमीट प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। देन थर्ड आता है प्रोलैक्टिन PRL, ये मिल्क प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, मिल्क प्रोडक्शन को प्रमोट करता है। फिर हम आते हैं अगले पार्ट पोस्टीरियर। इस चैप्टर से रिलेटेड एक हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से भी रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, विच इज कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। नेचर की बात करोगे तो पेप्टाइड है इसका नेचर भी, ठीक है। फंक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या है? ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कब? ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब शिशु का जन्म होता है उसके लिए
जो यूटेराइन है, गर्भाशय है, उसकी जो पेशियां हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होती है ताकि जो ऑफ स्प्रिंग है उसको पास किया जा सके, ठीक है, ताकि उसकी बर्थ इजी हो, उस कॉन्ट्रैक्शन को प्रमोट करता है। आजकल आप देखते हो मेडिकल साइंस में भी, जब अगर लेबर पेन स्टार्ट नहीं हो तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जिससे लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्शन यूट्राइन में, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसको प्रमोट करता है ऑक्सीटोसिन। तो ये 4 हार्मोन हमारे टॉपिक से रिलेटेड है जो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करती है। 3 हार्मोन एंटीरियर और एक ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पार्ट रिलीज करता है, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये चीजें आपकी एनसीईआरटी की बुक में है नहीं, ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है जो बहुत बार हमारे काम आ जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखेंगे, आगे LH ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल, ध्यान देना, L फॉर LH, L फॉर लीडिंग सेल, याद रखना इस चीज को। लीडिंग सेल पर काम करेगा, ठीक है, LH, और वो क्या करेंगी, एंड्रोजन रिलीज करेंगे, ये एंड्रोजन क्या करेगा, ध्यान देना, एंड्रोजन करेगा स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। ये पूरा एक पाथवे है, ध्यान रखना, आप इसको समझ सकते हो। LH एक्ट्स ऑन, LH किन पर काम करता है, लीडिंग सेल पर। वो क्या करती है, एंड्रोजन रिलीज होता है, एंड्रोजन रिलीज होने से, एंड्रोजन से क्या होगा, एंड्रोजन स्टिमुलेट करेगा किसको, स्पर्मेटोजेनेसिस को। अब हम बात करें FSH की, बात करें अगर, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सबसे पहली बात एक्ट्स ऑन, किन पर काम करेगा, FSH, FSH से सर्टोली सेल, याद रखना, सर्टोली सेल पर। इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बार, ठीक है। अब इनके फंक्शन की बात करें तो ये स्टिमुलेट्स सीक्रेशन ऑफ, कुछ फैक्टर सीक्रेशन करने के लिए स्टिमुलेट करता है, सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स which help in the process of spermiogenesis, ये स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ध्यान रखना। तो उसको स्टिमुलेट करता है, क्या, स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ सम फैक्टर्स, कुछ फैक्टर को, के फैक्टर्स के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। वो फैक्टर क्या करते हैं, फैक्टर हेल्प करते हैं किसमें, स्पर्मियोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीजें आपको इस तरह से पॉइंट वाइज मिल रही हैं, इन्हें अच्छे से आपको याद रखना है ताकि हम जिस टारगेट से बैठे हैं वो टारगेट हमारा पूरा हो सके। अच्छे से पॉइंट वाइज स्टडी, आपको पॉइंट वाइज जो पूरा का पूरा टॉपिक है, पूरे के पूरे चैप्टर है, वो पॉइंट वाइज, ताकि आसानी से आप चीजों को याद रख पाओ, आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ध्यान रखना। आप अच्छे से इसे समझ सकते हो, बढ़िया से तैयारी करो ताकि थारो नंबर सुनिश्चित हो जा, सीधी बात यही है, समझ में आई ना बात। आप इस समय, आपके पास समय नहीं बचा है, ठीक है। मारवाड़ी में एक कहावत है, भली कवे थी मावड़ीर बुरा कवे था लोग, पर बुरी लगे थी मावड़ीर भला लगे था लोग। ये समय बहुत कीमती है, इस समय आपको घर वाले, आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स, जहां भी आप पढ़ रहे हैं, वो ही हैं जो आपके भले की आपको बता सकते हैं, बाकी आपके बुरे की बताएंगे, सीधी बात है। तो उनकी बात मानते हुए अच्छे से तैयारी करो और इस कुआवत पर ध्यान रखना, समय नहीं है आपके पास, आपको सफल होना है, सक्सेसफुल बनना है, ठीक है। समझ में आई बात।
अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। ठीक है, स्पर्म की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वो प्रोसेस हम समझ ही गए भाई, अभी हमने देखा था स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स जो थे, स्पर्मेटिड्स स्पर्मेटिड्स से ट्रांसफॉर्म होकर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है और बनते हैं स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, जिनको बोला जाता है स्पर्म्स, स्पर्म्स। ठीक है, समझ में आई बात। मेन बात क्या है, इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है, स्ट्रीमलाइंड होते हैं और मैच्योर होते हैं, मैच्योर होते हैं, ध्यान देना। यानी ये स्पर्म्स मोटाइल होते हैं। अब हम स्पर्म की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, स्पर्म की स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे हम। ये है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ध्यान देना। ठीक है, स्पर्म का डायग्राम है। सबसे पहले आपको जो स्पर्म है उसके पार्ट, अलग अलग पार्ट याद रखने, ध्यान रखना। ये है स्पर्म का हेड पार्ट, ये उसका हेड है, ये हेड है। ठीक है, ये उसकी नेक है, नेक। ठीक है, ये इसका मिडल पीस है, ये इसका मिडल पीस है। समझ में आई बात, ये मिडल पीस। और ये लास्ट पार्ट आता है टेल, लास्ट पार्ट है इसका टेल। ऑर्डर ध्यान रखना, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। ठीक है ना, समझ में आई बात। HNMT, HNMT, ये इसके 4 पार्ट है। अब हम बात करते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ध्यान देना इस बात का। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो स्पर्म की पूरी बॉडी को कवर करके रखती है। ठीक है ना, एनसीईआरटी ने क्लियरली मेंशन कर रखा है, एनवलप्स होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की पूरी बॉडी को एनवलप करके रखता है कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली जिसे कहते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो ये एक्रोसोम है, ये है एक्रोसोम। ठीक है, ये एक्रोसोम। समझ में आई बात। पहली बात कैप लाइक स्ट्रक्चर है, कैप लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, देन इसमें एंजाइम होते हैं, तो filled with enzyme which help in fertilization of ओवम। ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। ओवम के ऊपर, एग के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको डिजोल्व करने का काम करते हैं। अभी इसके एंजाइमों के बारे में भी हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है ये, जिसमें ये पार्ट नेक्स्ट, ये है न्यूक्लियस, ये स्पर्म का न्यूक्लियस है। ठीक है, यही जाएगा एग के अंदर, न्यूक्लियस। इसके लिए एनसीईआरटी ने कहा है कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल, कंटेनिंग क्रोमोजोमल मटेरियल। प्लॉइडी लेवल की बात करेंगे तो एन है, हैप्लॉइड है। प्लॉइडी लेवल की हम बात करेंगे तो एन है, हैप्लॉइड। फिर हम बात करें मिडिल पीस से, मिडिल पीस में ये जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, ये यहां पर मेंशन किए हुए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। कई बार कई अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया ये क्या करता है? प्रोवाइड एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। फॉर किसके लिए? स्विमिंग, स्विमिंग के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, ये स्विमिंग के लिए
एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। ये पूरे स्पर्म की स्ट्रक्चर है और हर पार्ट की फंक्शनिंग है, क्या क्या कौन कौन सा पार्ट क्या क्या करता है, अच्छे से आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, सीखना है और उसे लेबल करना है, ठीक है। और यहीं पर उसकी फंक्शनिंग को आप मेंशन कर सकते हो। अब हम बात करें एक्रोसोम के एंजाइम से। एक्रोसोम के एंजाइम जिनको हम बोलेंगे एक्रोसोमल एंजाइम, क्या बोलेंगे? एक्रोसोमल एंजाइम, एक्रोसोमल एंजाइम, ठीक है। ध्यान रखना, समझ में आई बात? दो एंजाइम है, फर्स्ट वन इज एक्रोसीन, एक्रोसीन है, समझ में आई बात? इसका फंक्शन मेन है, ध्यान रखना, इसका फंक्शन मेन है, ये डाइजेस्ट द जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा जो एग के ऊपर की कवरिंग होती है या ओवम के ऊपर की जो कवरिंग है, जो सेल है, आउटर सेल जो है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता आउटर सेल, उस सेल को डिजोल्व करने का काम करता है, उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। समझ में आई बात? अब दूसरे एंजाइम की हम बात करें तो दूसरा एंजाइम है हाई एल्यूरोनाइडेज। इसका फंक्शन की बात करें तो डिजोल्व्स हाई एल्यूरोनिक एसिड इन द मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स कहां का? बिटवीन फॉलिकल सेल्स सराउंडिंग द एग। एग के चारों तरफ जो फॉलिकल सेल हैं उनमें ये क्या करता है? हाई एल्यूरिक एसिड को डिजोल्व करता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। समझ में आई बात? चलो जी, अब एनसीईआरटी क्या कह रही है यहां पर ध्यान देना। यहां एनसीईआरटी कुछ पॉइंट डिस्कस कर रही है। क्या? सबसे पहली बात, ए नॉर्मल ह्यूमन मेल ejaculates 200 to 300 मिलियन, 200 टू 300, मैं बार बार कहूंगा, डेटा जहां भी दिया हुआ है उसको आपको अच्छे से याद करना है। 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग ए कोइटस, ठीक है। एक कोइटस के दौरान 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, ध्यान रखना। अब उसमें से आप ध्यान रखना, फर्टिलिटी के लिए 60% जो होते हैं वो स्पर्म नॉर्मल शेप और साइज के होने चाहिए, और उसमें से भी 40% जो स्पर्म होते हैं वो विगोरस मोटाइलिटी शो करने चाहिए, ध्यान रखना। तो ये एनसीईआरटी ने कहा है फॉर फर्टिलिटी 60% must have normal shape or size and 40% must show vigorous मोटाइलिटी, 40%, ठीक है। समझ में आई बात आपके? अच्छे से समझ गए? अब ये स्पर्म रिलीज कहां से होते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होते हैं, और इनका ट्रांसपोर्टेशन किसके थ्रू होता है? एसेसरी डक्ट्स के थ्रू होता है। तो सबसे पहली बात, रिलीज कहां से होगा? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेड बाय
एसेसरी डक्ट्स, एसेसरी डक्ट्स के थ्रू इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, समझ में आई बात। अब खाली अकेले स्पर्म तो रिलीज होते नहीं है, ठीक है। रिलीज मतलब जो इजेकुलेशन होता है वो किसका होता है, ध्यान देना, सीमन रिलीज होता है, सीमन रिलीज होता है, सबसे बड़ी बात। अब सीमन क्या है, मैं आपको पॉइंट्स के जरिए समझाऊंगा। सीमन्स क्या है, सीमन्स एक कॉम्बिनेशन है, किसका, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म का कॉम्बिनेशन सीमन है। ध्यान रखना, डेफिनेशन की बजाय इस तरह से आप समझो, सीमन इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म्स। सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म से का जो मिक्सअप है उसको हम बोलते हैं सीमन, जिसे हिंदी में वीर्य कहा जाता है। सेमिनल प्लाज्मा हिंदी में शुक्राणु प्लाज्मा कहलाता है, शुक्राणु प्लाज्मा। क्लियर है। अब सेमिनल प्लाज्मा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ जो एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेमिनल प्लाज्मा की बात करेंगे अब हम, ठीक है। सबसे पहली बात, इसका नेचर फ्लूइडी है, ये एक फ्लूइड है, ठीक है, ये एक फ्लूइड है, ठीक है। दूसरी बात अगर हम करें तो इसका सीक्रेशन किनसे होता है, तो सीक्रेटेड बाय, अब ध्यान से देखना, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड्स, ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल, ठीक है, या काउपर्स ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल, बल्बोयूरेथ्रल जिसको काउपर्स ग्लैंड भी बोला जाता है, काउपर्स ग्लैंड, और एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस, ठीक है। देन वास डिफरेंस, वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। तो सेमिनल वेसिकल, ध्यान देना, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, ये सब मिलके इनका जो सीक्रेशन है वो मिलके सेमिनल प्लाज्मा कहलाएगा। ध्यान देना, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सेमिनल प्लाज्मा के लिए ही चल रहे हैं। ध्यान देना, सीमन का ये क्वेश्चन बन सकता है, नॉन सेलुलर पार्ट है भैया, नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ सीमन, नॉन सेलुलर पार्ट ऑफ सीमन, सीमन का ये नॉन सेलुलर पार्ट है। अगर आपसे पूछे सीमन का सेलुलर पार्ट कौन है, तो स्पर्म है, सेलुलर पार्ट स्पर्म है क्योंकि सिंगल सेल है वो, सेलुलर पार्ट तो स्पर्म है, बट नॉन सेलुलर पार्ट सीमन है, ठीक है, सॉरी, सीमन का नॉन सेलुलर पार्ट सेमिनल प्लाज्मा है, ठीक है, समझ में आई बात। ये इसकी फंक्शनिंग की हम बात करें तो ये एक तरह से नरिशिंग मीडियम है, किसके लिए, स्पर्म के लिए। तो इसको लिख सकते हैं नरिशिंग मीडियम फॉर स्पर्म, फॉर स्पर्म, नरिशिंग मीडियम फॉर स्पर्म, ठीक है। अब इसके वॉल्यूम की हम बात करें तो जो सीमन है उसका ये 90% होता है, 90% ऑफ सीमन्स वॉल्यूम, सीमन वॉल्यूम का 90% होता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। अब यहां से मतलब क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान देना, कंटेन्स, इसमें होता क्या क्या है, कंटेन्स फ्रक्टोज, फ्रक्टोज की फंक्शनिंग क्या है, ये एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, प्रोवाइड एनर्जी, ठीक है, प्लस एंजाइम्स होते हैं,
एंजाइम्स होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आई बात? ये है सेमिनल प्लाज्मा से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। क्लियर हुआ? सीमन, सीमन दो पार्ट से मिलके बना है, सेमिनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म। ठीक है, सेमिनल प्लाज्मा और स्पर्म को मिला के हम कहते हैं सीमन। सेमिनल प्लाज्मा की बात करेंगे तो ये फ्लूइडी नेचर है। इसका सीक्रेशन किसके थ्रू होता है? इसमें अलग अलग जो, जैसे सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्लैंड है, और एपिडिडाइमिस है, वास डिफरेंस है, इन सब का सीक्रेशन मिलके सेमिनल प्लाज्मा बनता है। ठीक है, नॉन सेलुलर पार्ट है, सीमन का नॉन सेलुलर पार्ट है। फिर हम बात करें, ये स्पर्म के लिए एक तरह से नरिशिंग मीडियम है, और ये सीमन का 90% पार्ट होता है। और इसमें होता क्या क्या? फ्रक्टोज होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और बहुत से एंजाइम होते हैं। ये इसका कॉम्बिनेशन है सीमन से, इससे बाहर कुछ भी नहीं आ सकता। अब हम बात करें, कुछ एक इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जो इस पोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी हम यहां पर साथ साथ डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन ये है, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट, दो स्टेटमेंट दिए हैं। द रिलीज ऑफ स्पर्म्स इनटू द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। मतलब स्पर्म जो है वो जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स हैं उनमें रिलीज होना स्पर्मिएशन कहलाता है। बिल्कुल राइट है ये स्टेटमेंट। देन हम बात करें, यहां पर हम देखेंगे सेकंड दिया है, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये यहां पर रॉन्ग है स्टेटमेंट। रॉन्ग क्यों है? जो स्पर्मियोजेनेसिस है वो क्या है? वो तो ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन किसका? स्पर्मेटिड्स। जो स्पर्मेटिड्स हैं हमने अभी देखा था वो ट्रांसफॉर्म होते हैं स्पर्मेटोजोआ में। स्पर्मेटोजोआ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, जबकि इसने दूसरी चीज बता रखी है स्पर्मेटोगोनिया। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बट सेकंड इज रॉन्ग। ध्यान देना इस बात का। क्लियर है? ये है हमारे क्वेश्चन का। अब देखो एक क्वेश्चन आपके हार्मोन से रिलेटेड एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहां पर एसर्शन दिया है LH इज इसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, रीजन दिया है LH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल टू स्टिमुलेट स्पर्म मैच्योरेशन। LH तो सर्टोली सेल पर फंक्शनिंग नहीं करता, LH तो लीडिंग सेल पर फंक्शन करता है, सर्टोली सेल पर तो FSH है। ध्यान देना, समझ में आई बात? आपने अभी देखा था LH एक्ट्स ऑन लीडिंग सेल एंड FSH एक्ट्स ऑन सर्टोली सेल। तो ये रीजन जो है ये रॉन्ग है, ध्यान रखना। समझ में आई बात? ये ट्रू है बट इसका रीजन जो है वो रॉन्ग है। समझ में आई बात? चलो जी अगला देखते हैं। अगला दिया है एसर्शन द मिडल पीस ऑफ द स्पर्म इज कॉल्ड द पावर हाउस। बिल्कुल राइट है, बिकॉज मिडल पीस हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रियाज। मिडल पीस के पास बहुत से माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ये एसर्शन राइट है। रीजन की बात करें, इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर मोटाइलिटी। ये भी राइट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो कि इसको मोटाइलिटी या मोटिलिटी या मूवेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो दोनों ये राइट है या ट्रू है। और साथ ही साथ ये रीजन जो है वो एसर्शन, जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, चलो जी अगला स्टेटमेंट, स्टेटमेंट फर्स्ट यहां पर हम देखेंगे स्पर्मियोजेनेसिस इज द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सर्टोली सेल। नहीं, ये रॉन्ग है भैया, फॉल्स है। देन स्पर्मिएशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म। ये भी रॉन्ग है, दोनों उल्टा लिख दिया इन्होंने, रॉन्ग है दोनों स्टेटमेंट। अब हम अगले टॉपिक पर आते हैं। हमारा अगला पोर्शन है गेमेटोजेनेसिस का अगला पार्ट, जो फीमेल में कंडक्ट होता है ऊजेनेसिस। ठीक है, ऊजेनेसिस अर्थात अंडजनन। अंडजनन, सबसे पहली बात डेफिनेशन की बात करें, अंडजनन की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, तो हम लिख सकते हैं oogenesis, oogenesis is the process
ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए मैच्योर फीमेल गैमीट, मैच्योर फीमेल गैमीट। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब oogenesis अंड जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है। हिंदी में क्या कहेंगे? अंड जनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण किया जाता है। अच्छे से समझ लो चीजों को। आपको जो चीजें अभी इजी लग रही हैं वो चीजें पेपर के समय कंफ्यूज कर देती हैं ये छोटी छोटी बातें, तो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। समझ में आई बात? पूरा अच्छे से समझना है, नोट कर सको तो नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले सको तो स्क्रीनशॉट कर ले लेना है। और हम कोशिश करेंगे कि वी पाइज एजुकेशन का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर जो ये हमारी क्लास, ये जो हमारी इंटरेक्टिव क्लासेज रही हैं, इनके बोर्ड के स्क्रीनशॉट पीडीएफ की फॉर्म में वी पाइज एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर डालेंगे ताकि आप वहां से भी इसको ले सकते हो। ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? बट छोड़ना कुछ भी नहीं है। समझ में आई बात? ध्यान रखना है, कुछ भी कौन छोड़ना अपन है, सीधी बात यही। अब स्टार्ट कब होता है ध्यान देना, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान देना, ये डिफरेंस है बहुत बड़ा। क्या? इनिशिएशन, इनिशिएटेड ड्यूरिंग, कब स्टार्ट होगा? ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज। समझ में आई बात? तो जब एक मादा या एक बच्ची, एक लड़की जब भ्रूणीय परिवर्धन चरण में होती है उसी समय अंड जनन की शुरुआत हो जाती है, स्टार्टिंग उसी समय हो जाती है। ध्यान रखना, समझ में आई बात? यानी मिलियंस ऑफ गैमीट, मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल, मिलियंस ऑफ गैमीट मदर सेल, उनको क्या बोलते हैं? ऊगोनिया, ऊगोनिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है अंड जननी, अंड जननी, आर फॉर्म्ड इन फीटल ओवरीज, फीटल ओवरीज। ठीक है, तो जो मिलियंस ऑफ गैमीट हैं या ऊगोनिया है वो फीटल ओवरी में ही फॉर्म हो जाते हैं। एंड नो मोर आर एडेड, नो मोर आर एडेड आफ्टर बर्थ, यानी जन्म के बाद उसमें और ऐड नहीं होते। जितने भी बनने हैं वो कब बन जाएंगे? जो फीटल ओवरी है उसी में बन जाएंगे। ध्यान रखना इस बात का, मतलब वो मादा जब गर्भ में है उसी समय उनका निर्माण हो जाएगा। ठीक है, समझे आप बात को? अब ये प्रक्रिया, पूरी प्रोसेस कैसे होती है ध्यान देना। ये पूरी प्रोसेस, एक पहले आप इस पूरी, ये जो लिखा हुआ है मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप नोट कर सकते हो। अब आगे चलते हैं, ये पूरी प्रोसेस कैसे होती है ये एक फ्लो चार्ट में समझाया हुआ है। यहाँ पर पूरी प्रोसेस को फ्लो चार्ट में समझेंगे हम। सबसे पहले देखो ऊगोनिया, ये ऊगोनिया है। ठीक है, समझ में आई बात आपके? ऊगोनिया, अंड जननी। ठीक है, इनसे फॉर्मेशन होता है प्राइमरी oocyte का। किसका? प्राइमरी oocyte का, प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। फिर उसका फॉर्मेशन आगे प्राइमरी फॉलिकल, प्राथमिक पुटक बनता है, अभी हम डायग्राम के जरिए भी समझेंगे। फिर सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होता है, फिर टर्सरी फॉलिकल फॉर्म होता है उससे। ठीक है, और टर्सरी फॉलिकल मॉडिफाइड होता है ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें? ग्राफियन फॉलिकल में। फिर इसमें मियोसिस होते हैं। इसमें जो मियोसिस होते हैं उससे इक्वल सेल नहीं बनती है, ध्यान देना। यहाँ पर दो तरह की सेल बनेगी, एक बड़ी सेल उसको बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, द्वितीयक अंडक, और एक छोटा पोलर बॉडी फॉर्म होगा। ठीक है, पोलर बॉडी फॉर्म होगा।
फिर अगला डिवीजन होगा जिससे सेकेंडरी oocyte से फॉर्म होंगे अंडाणु, ठीक है, और सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म होगी। ये पूरी प्रोसेस है। ये डायग्राम के जरिए, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। इस डायग्राम में आपने देख रखा है, यहाँ पर है प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, जिसे हिंदी में कहेंगे प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक। फिर सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल इस तरह से फॉर्म होंगे, पूरी प्रोसेस में अभी आपको बता दूंगा, ठीक है। और फिर उससे फॉर्म होगा टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, तृतीयक पुटक, तृतीयक पुटक। और इसमें फॉर्म होगी एक एंट्रम, ये एंट्रम जिसे हिंदी में गह्वर कहा गया है, एंट्रम फॉर्म होगी। इससे फॉर्म होगा ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल यानी ग्राफी पुटक, ठीक है। फिर होगा ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन हो रहा है, ग्राफियन पुटक जो है या ग्राफियन फॉलिकल जो ब्रस्ट होगा फटेगा और उससे ओवम रिलीज होगा। ये है ओवम अंडाणु, ठीक है, ये अंडाणु है। और ये है यहां पर कार्पस ल्यूटियम, जिसको हिंदी में कहते हैं पित्तपिंड, ठीक है। ये ओवरी का स्ट्रक्चर है, ओवरी का स्ट्रक्चर है, एनसीईआरटी का डायग्राम है, एनसीईआरटी बुक का ओवरी का स्ट्रक्चर है भैया, ठीक है ना। इसको अच्छे से स्टडी करके जाना, अच्छे से लेबल करके जाना। आप समझ में आई बात? पूरी प्रोसेस कैसे होगी उसको अब हम देखते हैं पॉइंट वाइज, पूरी प्रोसेस कैसे होगी एक एक पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखो ऊगोनिया थे, ऊगोनिया जिसे हिंदी में हमने कहा था अंड जननी। ऊगोनिया जो अंड जननी है वो एंटर होंगे प्रोफेज फर्स्ट में, प्रोफेज फर्स्ट, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड, दो स्टेप्स होती हैं। मियोसिस फर्स्ट में सब स्टेजेज है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टेलोफेज फर्स्ट। तो उसकी जो प्रोफेज फर्स्ट है उसमें एंटर होगा ऑफ मियोसिस एंड गेट, अब यहां पर ध्यान देना, गेट टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएगा, यहां पर टेम्परेरीली अरेस्टेड एज प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte, प्राथमिक अंडक जिसको बोलते हैं, ठीक है। यानी जो मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज फर्स्ट हुआ उसके बाद प्रक्रिया रुक गई, वहीं अरेस्ट हो गया, वहां से जो सेल फॉर्म हुई हैं उनको बोल रहे हैं प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब देखो, चलो अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ध्यान देना, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte are surrounded by ग्रेन्युलोसा सेल्स, जो ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं उनसे कवर होगा, ठीक है। और क्या फॉर्म करेगा, फॉर्मिंग प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल्स जिसको हिंदी में कहेंगे प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक, प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होंगे। प्राइम ऊगोनिया से स्टार्ट हुआ, प्रोफेज फर्स्ट से फॉर्म हुआ प्राइमरी oocyte, फिर ग्रेनुलोसा सेल से सराउंडेड हुआ और क्या फॉर्म हुआ, प्राइमरी फॉलिकल। अभी हमने देखा था पूरा, ये देखो ऊगोनिया, प्राइमरी oocyte और प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म हो रहा है, प्राइमरी
फॉलिकल फॉर्म हो चुका है। ठीक है, अब आगे चलें, आगे देखेंगे इसके बाद क्या होगा। एट प्यूबर्टी ओनली 60,000 to 80,000 to 80,000 primary follicles remain in each ovary। ध्यान देना, हर एक ओवरी में 60,000 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल बचते हैं। ठीक है, बाकी का क्या हो जाता है, डीजनरेशन हो जाता है। तो ड्यू टू डीजनरेशन। ठीक है, चलो जी, अब आगे एनसीईआरटी क्या कह रही है। आगे एनसीईआरटी कह रही है, ध्यान देना, द प्राइमरी follicles get surrounded by more layers of granulosa cell ग्रेनुलोसा सेल्स की और लेयर इस पे फॉर्म होती है। एंड ए न्यू थीका, ठीक है, न्यू थीका जिसको हिंदी में कहा गया है नव प्रावरक, एंड कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अब इसको क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल कह रहे हैं, सेकेंडरी फॉलिकल यानी द्वितीयक पुटक बोलेंगे। अब इसको किसका निर्माण हो गया, सेकेंडरी फॉलिकल का निर्माण हो गया। ध्यान देना, समझ में आई बात। डायग्राम में अगर देखोगे तो ये प्राइमरी फॉलिकल और इस प्राइमरी फॉलिकल से ये सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, थीका फॉर्म हो गई है, ग्रेनुलोसा जो सेल्स हैं उनकी लेयरिंग और बढ़ गई है। यहां भी आप देख सकते हो प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है, अब आगे हम चलें, आगे क्या कहता है, आगे क्या होगा, अगले पॉइंट में हम देखेंगे। द सेकेंडरी फॉलिकल कैरेक्टराइज्ड, ध्यान देना, कैरेक्टराइज्ड बाय ए फ्लूइड फील्ड कैविटी। इसका मेन कैरेक्टर है भैया ये फ्लूइड फील्ड कैविटी, और उस कैविटी को बोलेंगे एंट्रम। ध्यान रखना, फ्लूइड फील्ड कैविटी कॉल्ड एंट्रम, हिंदी में जिसे कहेंगे गह्वर। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या बनेगी, एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बनेगी, एक कैविटी बनेगी जिसमें फ्लूइड फिल रहेगा। ध्यान रखना, एंड नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टर्सरी फॉलिकल। अब इसको क्या कहेंगे, टर्सरी फॉलिकल, हिंदी में जिसे कहेंगे तृतीयक पुटक, हिंदी में इसे तृतीयक पुटक कहेंगे। ध्यान देना इस बात का, समझे आप बात को। ठीक है, तृतीयक पुटक देखो यहां पर है क्लियरली, ये तृतीयक पुटक है, टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हुआ है, और ये इसकी एंट्रम दिखा रखी है क्लियरली। एंट्रम एक गुहा है और उसमें फ्लूइड भरा हुआ है। यहां भी आप देख सकते हो, यहां हमारे डायग्राम में टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हो चुका है। ठीक है, समझ में आई बात। ये पूरी प्रोसेस है, ये जो आपने यहां लिखा था, अगर मैं आपके राइटिंग पैड के आगे था तो मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से। चलो, तो टर्सरी फॉलिकल हमारा फॉर्म हो गया। अब आगे क्या होगा ध्यान देना, ठीक है, तृतीयक पुटक।
अब इसकी जो लेयर है वो ऑर्गेनाइज होगी, ध्यान रखना, थीका लेयर जो होती है, तो थीका लेयर ऑर्गेनाइज्ड इनटू दो लेयर में फॉर्म होगी। इनर जो है, इनर थीका एनसीईआरटी करिए, उसको बोलेंगे इंटरना, इनर थीका इंटरना। ठीक है, समझ में आई बात? जिसे हिंदी में कहा जाएगा अंतर प्रावरक इंटरना। दूसरी लेयर होगी आउटर थीका एक्सटर्ना, आउटर थीका एक्सटर्ना, जिसे हिंदी में कहेंगे बाह्य प्रावरक एक्सटर्ना, बाह्य प्रावरक एक्सटर्ना। ठीक है, अच्छे से आप नोट कर सकते हो, इसे कहेंगे बाह्य प्रावरक एक्सटर्ना। मतलब दो लेयर, जो थीका लेयर है वो दो लेयर में ऑर्गेनाइज हो जाएगी। कौन कौन सी? इनर थीका इंटरना और आउटर थीका एक्सटर्ना में। ठीक है, समझ में आई बात? अब आगे चलें हम अगर, तो आगे क्या होगा? द प्राइमरी oocyte, जो प्राइमरी oocyte था वो उससे किसका फॉर्मेशन हुआ? सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। तो प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल completes its फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड इट इज एन, ध्यान देना, वही पहला मियोसिस कंप्लीट हुआ है और मैंने आपको बताया अनइक्वल डिवीजन होगा ये। इट इज एन अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, ये एक अनइक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, जिससे क्या फॉर्म होंगे? दो तरह के, ध्यान देना। एक क्या फॉर्म हुआ? एक फॉर्म हुआ सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, देन फॉर्म हुआ ए टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी, ए टीनी फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है, समझ में आई बात? क्या क्या फॉर्म हुआ? सेकेंडरी oocyte और एक छोटा सा फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हुआ। पोलर बॉडी हैप्लॉइड होगा, oocyte भी हैप्लॉइड होगा, ध्यान देना। ठीक है, समझ में आई बात? यहां पर आपको क्लियर दिख रहा है, डायग्राम में वो चीज दिख नहीं रही है, लेकिन हमारे इस लीनियर डायग्राम में हम देख सकते हैं। आप देखोगे प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, अभी ये ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। ठीक है, यहाँ होगा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है और उससे एक तो सेकेंडरी oocyte फॉर्म हुआ है। ठीक है, और दूसरा हुआ है फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हुआ है, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हो गया, ध्यान देना इस बात का। ठीक है, आगे चलते हैं हम, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म हो जाएगा। अब आगे देखें, द टर्सरी फॉलिकल, जो टर्सरी फॉलिकल फॉर्म हुआ था उससे ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म होगा, देखना। द टर्सरी फॉलिकल चेंज इनटू ग्राफियन फॉलिकल, वो किस में चेंज हो जाता है? ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल जिसको ग्राफी पुट्टक बोलते हैं हिंदी में, ग्राफी पुट्टक में। ठीक है, ग्राफी पुट्टक में चेंज हो जाता है। समझ में आई बात आपकी? देन हम देखें, आप डायग्राम में भी इस चीज को देख सकते हो। यहां पर देखो क्लियरली, टर्सरी फॉलिकल एंट्रम के साथ
किस में कन्वर्ट हुआ? ग्राफियन फॉलिकल में, ग्राफी पुटक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये ग्राफी पुटक या ग्राफियन फॉलिकल जो है फटेगा और इससे ओवम रिलीज हो जाएगा। ध्यान देना, यहाँ भी हमने मेंशन कर रखा है टर्सरी फॉलिकल किस में मॉडिफाइड हुआ? ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, समझ में आई बात? चलो जी, अब हम आगे चलें, ध्यान देना। अब आगे द सेकेंडरी oocyte जिसको ओवम कहा गया है, सेकेंडरी oocyte को ओवम कहा गया है, फॉर्म्स ए न्यू मेम्ब्रेन सराउंडिंग इट एंड दिस मेम्ब्रेन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया, एनसीईआरटी का पॉइंट है, दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा, ध्यान रखना, याद है जोना पेल्यूसिडा? उसको स्पर्म में जो एक्रोसोम पार्ट है उसमें एक एंजाइम होता है एक्रोसीन, वो डिजोल्व करेगा इसको जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, जोना पेल्यूसिडा एक लेयर फॉर्म करता है जिसको बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा। समझ में आई बात? अब बात करते हैं, ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। द मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर, फटेगा, रैप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte जिसको बोलते हैं ओवम। ठीक है, यानी अंडाणु, एंड दिस प्रोसेस रैप्चर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। ठीक है, हिंदी में कहते हैं अंडोत्सर्ग। ठीक है, तो ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रैप्चर हो जाएगा और उससे ओवम जो है वो रिलीज होगा, ओवम रिलीज हो जाएगा, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ओव्यूलेशन कहेंगे। ये पूरी की पूरी प्रोसेस है। इस तरह से मैंने आपको डायग्राम्स के जरिए, ये जो हमारा लीनियर डायग्राम है इसके जरिए हमने इसको अच्छे से समझ लिया। ऊगोनिया, उससे प्राइमरी oocyte फॉर्म होंगे, प्राइमरी oocyte में मॉडिफिकेशन होगा प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल, देन टर्सरी फॉलिकल कन्वर्टेड इनटू ग्राफियन फॉलिकल। देन इसके अंदर जो सेल है उसमें होगा मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा एंड फॉर्म होगा सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है ना, अनइक्वल डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट अनइक्वल होता है। देन ओवम फॉर्म होगा, यानी अंडाणु फॉर्म हो जाएगा। इसका रिलीज कैसे होगा? डायग्राम में दिख रहा है, यहाँ ये ओवम फॉर्म हो चुका है, ये ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर होगा और इसके रैप्चर होने से ये ओवम रिलीज हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, ओवम इस तरह से रिलीज हो जाएगा। पूरी प्रोसेस मैंने आपको इन रिटर्न यहाँ पर समझा दी। क्लियर है? अब हम बात करें, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उस पे स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में डिफरेंसेस दिए हुए हैं, एक डायग्राम बना हुआ है। उस डायग्राम की आप अच्छे से स्टडी करो, प्रैक्टिस करो। मैं आपको उसको समराइज करके यहाँ पर एक टेबल की फॉर्म में बता देता हूँ। ये स्पर्मेटोजेनेसिस है और ये oogenesis है। स्पर्मेटोजेनेसिस की आप बात करोगे तो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पर, और ये स्टार्ट होता है, ध्यान देना, कब? एम्ब्रियोनिक स्टेज पर। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस से जो डॉटर सेल फॉर्म होंगी, 4 इक्वल डॉटर सेल फॉर्म होंगी या 4 इक्वल फंक्शनल गैमीट फॉर्म होंगे। बट oogenesis में 1 लार्ज गैमीट फॉर्म होगा
एंड वन पोलर बॉडी फॉर्म होगी। ध्यान देखना, अनइक्वल होता है, ध्यान रखना इस बात का, अनइक्वल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यू स्टार्ट हुआ उसके बाद में स्पर्म फॉर्मेशन तक कंटिन्यू चलता है। बट oogenesis जो है वो डिसकंटिन्यू है, वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि उसमें अरेस्टेड स्टेजेस होती हैं, ठीक है ना। स्टार्ट हुआ और मियोटिक अरेस्ट आ गया, प्रोसेस रुक गई, बाद में जब प्यूबर्टी आएगी तब प्रोसेस वापस स्टार्ट होगी। तो इस तरह से ये मेजर 3 डिफरेंसेज हैं बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। ये है पूरा का पूरा गैमेटोजेनेसिस, पूरी प्रोसेस। और हमने मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस देखा, पूरी प्रोसेस डायग्राम के साथ देखी, कैसे स्पर्म बनते हैं। हमने फीमेल में oogenesis देखा, सारे डायग्राम्स देखे, ओवरी का डायग्राम भी देखा हमने, ठीक है, किस तरह से ओवम रिलीज होता है वो भी देखा, ग्राफियन फॉलिकल कैसे रप्चर होता है। और फिर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में जो मेजर डिफरेंसेज हैं वो भी हमने स्टडी कर लिए। बहुत ही शानदार तरीके से हमने पूरे टॉपिक को एक तरह से डिकोड किया है, कुछ भी हमने नहीं छोड़ा है, एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ है। मैं गारंटी करता हूं आपके अपने वीपाइज एजुकेशन चैनल पर पढ़ने के बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको कहीं भी और घूमने की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैं नोट्स उठाऊं फिर वहां से बुक्स देखूं, कहीं से मैं एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन देखूं, कहीं कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट, इसीलिए हमारे वीडियो थोड़े लंबे जरूर होते हैं, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट आपको अच्छे से इन रिटन वे में समझाते हैं, डायग्राम की प्रैक्टिस करवाते हैं, ताकि किसी भी स्टूडेंट्स का कुछ भी छोटा सा भी एक टॉपिक ना रहे और उसकी तैयारी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी हो, ताकि वो एग्जाम में फोड़ पाए, चाहे वो नीट का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो। मेरो एक ही कहना है भाई लोगों धारे से, अगर आपने इस चैनल पर ढंग से तैयारी कर ली तो गारंटेड सिलेक्शन होगा, बोर्ड में शानदार नंबर आवेगा, ए चीज की गारंटी है, ध्यान रखियो ये बात का। तो आपके अपने YouTube चैनल वीपाइज एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे क्लास के ये जो हमारे इंटरेक्टिव बोर्ड की जो स्लाइडें रहती है वो पीडीएफ फॉर्म में आप तक पहुंचाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल वीपाइज एजुकेशन से जुड़ जाइए, वीपाइज टेलीग्राम में वीपाइज एजुकेशन टाइप कीजिए, ठीक है, लोगो लगा हुआ है वीपाइज का, उस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आप क्लासेज की पीडीएफ पा सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहिए, बहुत जल्द अगले पार्ट का वीडियो आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का, लगे रहो, जुड़े रहो, धन्यवाद।